नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर रहती है और जहां सरहद से लेकर सड़कों तक हर बड़ी और अहम खबर की सच्चाई आपके सामने बेबाकी से रखी जाती है। आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं। कहीं बड़े फैसलों की गूंज है तो कहीं जमीनी हकीकत उन दावों को चुनौती दे रही है। विकास के वायदों के बीच आम आदमी की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स जो सिर्फ घटनाओं का पूरा ब्यौरा नहीं बल्कि सिस्टम से सीधे सवाल पूछती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिंद सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई तो वहीं 14,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं बात की जाए अगर हाइड्रोजन ट्रेन की तो जिंद रेलवे स्टेशन से ये जो है वो ट्रेन चलेगी और सोनीपत तक ये ट्रेन जाएगी। हाइड्रोजन ट्रेन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो पारंपरिक जो डीजल इंजन है रेल के उनके मुकाबले में कम जो है कार्बन को उत्सर्जित करती है, यानी कम प्रदूषण फैलेगा। इसीलिए इस हाइड्रोजन ट्रेन को जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा माना गया है। वहीं अगर इस ट्रेन की अगर बात की जाए तो कई देश पहले से ही इस जो हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे और अब भारत ने भी इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। जो सोनीपत और जो जिंद के बीच चलने वाली इस हाइड्रोजन ट्रेन के जो हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र एकलव्य स्टेडियम पहुंचे और वहां पर उन्होंने 14,700 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का न सिर्फ शिलान्यास किया बल्कि उनका लोकार्पण भी किया। सरकार के मुताबिक इस विकास परियोजना के मुताबिक जो बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को मिलेगी, इसके अलावा बिजली, सड़क और जो शहरी विकास है उसको भी बहुत ज़्यादा गति मिलेगी और लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहूलियतें इन परियोजनाओं के द्वारा सरकार ने देने की कोशिश की है। वहीं अगर बात कर ली जाए इन परियोजनाओं की तो इन परियोजनाओं के बाद ये कहा जा रहा है कि हरियाणा को जो है वो गति देने में, हरियाणा के विकास को गति देने में ये एक सरकार का महत्वपूर्ण कदम है और इन विकास परियोजनाओं के बाद हरियाणा तेज रफ्तार से जो है विकास की ओर अग्रसर होगा। आज जिंद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। वहीं अगर हाइड्रोजन ट्रेन और इन विकास परियोजनाओं की बात कर ली जाए तो इन दोनों ही जो है वो चीज़ों के द्वारा सरकार जो है वो लगातार लोगों की सहूलियतों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन की जहां तक बात है तो हाइड्रोजन ट्रेन के जरिए सरकार ने ग्रीन एनर्जी को भी जो है वो आगे बढ़ाने का काम किया है ताकि हाइड्रोजन ट्रेन के द्वारा जो प्रदूषण पहले जो दूसरी ट्रेनों के द्वारा जो डीजल इंजन थे उनके द्वारा जो फैलता था उसे कहीं ना कहीं कम करने की कोशिशें की गई हैं। फिलहाल इन तमाम परियोजनाओं और हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के पीछे सरकार का मकसद सिर्फ एक है कि पर्यावरण को बचाया जा सके, जहां तक हो सके प्रदूषण कम हो। इसके अलावा जो 14,700 करोड़ की जो विकास परियोजनाएं हैं उनके बाद जो उनके लोकार्पण और उनके शिलान्यास के बाद लोगों के जो जीवन शैली है या जीवन की जो रफ्तार है उसे गति दी जा सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाए, सुरक्षा, सड़क और बिजली तमाम चीज़ों के माध्यमों से। फिलहाल इन तमाम परियोजनाओं के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
देश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा गति देने की एक और कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जावेद का साफ तौर पे कहना है कि उर्दू भाषा और हिंदी भाषा इस देश की भाषा है, बल्कि संस्कृति जो भाषा है वो इस देश की नहीं है। एक बिहार के नए डिग्री कॉलेज में उनको बुलाया गया था। उस डिग्री कॉलेज में उर्दू भाषा ना पढ़ाने को लेकर उन्होंने ये बात कही कि उर्दू भाषा को नियंत्रित किया जा रहा है, बल्कि बिहार में दूसरे राजभाषा में वो शामिल है और बच्चों की शिक्षा के अधिकार का हनन है। ये बात जावेद कहते हैं। तो जहाँ तक उर्दू टीचर्स की बात है, ये ज़रूरी है क्योंकि बिहार में ये सेकंड लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज को ऐसे हम ख़त्म करने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि उर्दू जो हिंदुस्तानियों की ज़ुबान है, ये कोई बाहर से नहीं आई, संस्कृत बाहर से आई है, अंग्रेज़ी बाहर से आई है, हिंदी और उर्दू ये हमारी ज़बान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, इसको हम ख़त्म नहीं होने। जिसके बाद से तमाम तरह की सियासत देखने को मिलती है और एक बिहार की पॉलिटिक्स में ये विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इस बयान को लेकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से जावेद ने बयान दिया ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है और कांग्रेस के जो टॉप लीडर हैं उनको आगे आके ये कहना चाहिए कि जावेद को इस बयान को देने से बचना चाहिए, बल्कि अपनी बातों को सही तरीके से रखना चाहिए। उनको इस बातों को लेकर खंडन करना चाहिए। साधु संतों और जो एजुकेशन के जानकार हैं उनका प्रोफेसर का कहना है कि जो संस्कृति भाषा है वो देशी नहीं दुनिया की भाषा है, देवी देवताओं की भाषा है। संस्कृत से ही हिंदी भाषा निकली है, उर्दू भाषा निकली है। तो संस्कृति जो है वही मेन भाषा है और संस्कृति भाषा को अन्य यानी दूसरे देश की भाषा का कहना ये गलत है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल बेबुनियाद बात कही है कांग्रेस के सांसद ने। संस्कृत विदेशी भाषा नहीं है, संस्कृत हमारे देश की भाषा है, उर्दू भी हमारे देश की भाषा है। उर्दू और संस्कृत ये हमारे देश की दो आंखें, इसके अंदर हिंदुस्तान दिखाई देता है। आप देखें संस्कृत यूनिवर्सिटी है पूरी हमारे यहाँ बनारस में, तो जावेद अहमद कम से कम अपनी नॉलेज को कम से कम मोहम्मद जावेद कांग्रेस सांसद अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें और इस तरीके की बयानबाजी से कोई फ़ायदा नहीं है। यासूब अब्बास ने भी कहा है कि जावेद ने जो बयान दिया है उस बयान से फिलहाल हम समर्थन नहीं करते हैं। हाँ, संस्कृति भी भाषा है, हिंदू भी भाषा है, हिंदी भी भाषा है, उर्दू भी भाषा है, सभी भाषाएं एक हैं। भाषाओं की कोई सीमा नहीं होती है और भाषाओं के चक्कर में किसी को बांटना भी नहीं चाहिए। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस आने लगे हैं। अब इसको लेकर विरोध भी तेज होना शुरू हो गया क्योंकि इस बयान के बाद एक सियासी विवाद भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ। बलूचिस्तान एक बार फिर हिंसा की बड़ी घटना का गवाह बना है। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने दावा किया है कि उसने मस्तूंग जिले और उसके आसपास पाकिस्तानी सेना के काफिलों पर कई सुनियोजित हमले किए हैं। BLA के मुताबिक इन हमलों में सेना के ट्रांसपोर्ट बसों, सुरक्षा स्क्वाड और बाद में भेजी गई अतिरिक्त टुकड़ियों को निशाना बनाया गया है। संगठन ने दावा किया है कि इन हमलों में 45 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। BLA के विशेष फतेह स्क्वाड ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। संगठन का कहना है कि पहले सैनिकों को ले जा रहे काफिले पर हमला किया गया और जब सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां मौके पर पहुंची तो उन्हें भी निशाना बनाया गया। इसके बाद इलाके में सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं। मस्तूंग जिला लंबे समय से बलूचिस्तान के सबसे संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है। यहाँ पहले भी पाकिस्तान सेना, अर्धसैनिक बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर कई बड़े हमले हो चुके हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ बेहद कठिन हैं। पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में सैनिकों और रसद की आवाजाही हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए चुनौती रहा है, जिसका फायदा उग्रवादी संगठन उठाते रहे हैं।
बलोच लिबरेशन आर्मी पिछले 2 दशकों से सक्रिय है, लेकिन हाल के वर्षों में उसके हमलों की संख्या और रणनीति में दोनों में तेजी देखी गई है। संगठन का कहना है कि उसका मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। वहीं पाकिस्तान सरकार BLA को एक आतंकवादी संगठन मानता है और उस पर सुरक्षा बलों, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों पर हमले करने का आरोप लगाती है। बलूचिस्तान पर विवाद सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों से भी जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और अन्य खनिज संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद उन्हें विकास का उचित लाभ नहीं मिला है। उनका कहना है कि उनके संसाधनों का फायदा दूसरे हिस्सों को पहुंचाया गया है, जबकि स्थानीय आबादी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित है। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार इन आरोपों को खारिज करती है और कहती है कि प्रांत के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है और हिंसक गतिविधियां बाहरी समर्थन से संचालित हैं। ऐसे में हुए इन ताज़ा हमलों ने एक बार फिर बलूचिस्तान की सुरक्षा स्थिति और पाकिस्तान के सामने मौजूदा चुनौतियों को उजागर किया है। यदि BLA के दावों की पुष्टि होती है तो ये हाल के समय में पाकिस्तान सेना पर सबसे बड़े हमले में से एक माना जा सकता है। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बरकरार है। इन सब के बीच ट्रंप के पूर्व रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान पर लगातार बमबारी या फिर एयर स्ट्राइक के जरिए ईरान को नहीं झुकाया जा सकता। ईरान को अगर झुकाना है तो रणनीति में, स्ट्रैटेजी में बदलाव करना होगा। मार्क एस्पर की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि या तो इस मामले में पूर्णतः सैन्य दबाव बनाना होगा या फिर ईरान को आर्थिक तौर पर तोड़ना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच इन दिनों हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर लगातार तनातनी बनी हुई है। हालांकि लंबी चौड़ी सूची है जिस पर बातचीत चल रही है। बैक चैनल 60 दिनों का वक्त मुकर्रर किया गया, लेकिन इसके अलावा इन सब के बीच अगर हम देखें तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक ऐसी कड़ी बन गई, एक ऐसा पेच बन गया है जिस पर यथास्थिति बनी हुई है। यानी कि ना तो ईरान मानने को तैयार है, ना ही अमेरिका झुकने को तैयार है। अमेरिका लगातार कह रहा है कि ईरान को अपना नियंत्रण हॉर्मुज़ स्ट्रेट से छोड़ना होगा, जबकि ईरान का कहना है कि नियंत्रण भी ईरान का रहेगा और यहाँ पर ईरान बाकायदा टोल वसूली भी करेगा। ऐसे में अमेरिका को ईरान का कानून मानना होगा। पश्चिम एशिया के हालात किसी से छिपे नहीं और इसका जो इम्पैक्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम देशों पर पड़ रहा है, खासतौर से ऊर्जा क्षेत्र पर। चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो 20% से ज्यादा तेल आपूर्ति के लिए, ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में स्थिति बनी हुई है, देखिए 60 दिनों की बातचीत, एक समझौता, और इस दौरान ये तय हुआ था कि 60 दिनों तक ईरान जो है वो टोल नहीं वसूलेगा। हालांकि ईरान ने जिस तरीके से वहां पर जहाजों पर अटैक किया, उसके बाद अमेरिका ने भी रिटालिएट किया और जवाबी हमले किए। ईरान का कहना था कि जहाज जो भी गुजरेंगे वो टोल नहीं देंगे, लेकिन ईरान के बताए रास्ते के जरिए ही गुजरेंगे और ईरान बाकायदा उन्हें रजिस्टर करेगा। जबकि अमेरिका ने कहा कि ऐसा करना जरूरी नहीं है, इसके लिए दूसरे वैकल्पिक रास्ते भी हैं। हालांकि वो जो रास्ते थे वो फीजिबल नहीं था वहां से जाना। इन सब के बीच मार्क एस्पर का ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मार्क एस्पर ट्रंप प्रशासन में सेंटकॉम के प्रमुख रह चुके हैं, ऐसे में बड़े रणनीतिकारों में से एक वो गिने जाते हैं। और उनका ये कहना कि ईरान पर इस तरह से अगर बमबारी लगातार जारी रहेगी, कितने भी दिन पहले की तरह ये अटैक्स होते रहें, लेकिन ईरान इससे किसी भी तरीके से झुकने को नहीं तैयार होगा, ईरान नहीं मानेगा। अब ईरान को तोड़ने के लिए आर्थिक तौर पर एक तो संयम की जरूरत होगी, वक्त की दरकार होगी, और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी अमेरिका को चाहिए होगा। और इसीलिए ये कोशिश अमेरिका को करनी चाहिए कि ईरान को इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए झुकाया जाए। बहरहाल देखना होगा क्या स्थिति बनती है, क्योंकि फिलहाल तो ये तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। कैमरामैन कृष के साथ मैं मोनिका सिंह, इंडिया टेली के लिए। पूरे देश भर में आज अगर देखा जाएगा मानसून का सीज़न चल रहा है और उस मानसून की सीज़न की वजह से केदारनाथ यात्रा जो है उसको यातायात के लिए रोका गया है। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक जो पैदल रास्ता है वहाँ पे तेज़ बारिशों, तेज़ हवाओं के कारण लैंडस्लाइड्स और बड़े बड़े पत्थर जो है वो पहाड़ी से गिरकर जो है उस रास्ते पे आए और
ज़िला प्रशासन की तरफ से उन यात्रियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। आपको बताते चले कि पूरे देश भर में आज मानसून का सीज़न चल रहा है। कई सारे इलाकों में तेज़ बारिश और तेज़ हवाएं जो है वो देखने को मिली और सड़कों पे जो है सैलाब जैसी सूरत हाल देखने को मिली, ताकि इस रास्ते को जल्द से जल्द साफ़ किया जाए। जो मलबा वहाँ पे पहाड़ियों से आया है और जो बड़े बड़े पत्थर जो है वहाँ पे गिर आए हैं, उनको जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि यात्रियों को फिर से गौरीकुंड से इजाज़त जो है ये केदारनाथ मंदिर तक दी जाए। ज़िला प्रशासन की तरफ से तमाम तर तैयारियाँ जो इन यात्रियों को गौरीकुंड में की गई है, उनके लिए रहने की व्यवस्था के साथ खाने पीने की व्यवस्था जो है वो की गई। फिलहाल के तौर पर ज़िला प्रशासन की तरफ से इन यात्रियों को जो है गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक जाने की अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल कुछ दिनों के लिए उनको सस्पेंड यात्रा जो है वो सस्पेंड की गई है, ताकि किसी भी असुविधा का सामना इन यात्रियों को आगे जाके ना करना पड़े। अभी तक अगर देखा जाएगा, पूरे देश में अगर देखा जाएगा, मानसून का सीज़न चल रहा है। कई सारे इलाकों में, कई सारे स्टेट्स में तेज़ बारिशें हुई, जिसमें पूरे रोड जो है वो पानी से भर गए हैं और उसका असर जो है आज केदारनाथ यात्रियों पे भी देखने को मिला। अभी तक अगर देखा जाएगा, जिला प्रशासन की तरफ से यही अपील की गई है डिवोटी से कि गौरीकुंड से आगे जाने से गुरेज करे, ताकि किसी भी अनहोनी से वो उनको बचा जा सके। उनके लिए तमाम तर तैयारियाँ जो है वो पूरी की जाए। खाने की व्यवस्था की बात करें, रहने की बात करें, तमाम तर व्यवस्था जो है उनके लिए वहाँ पे पूरी की गई है। और कुल मिला के अगर देखा जाएगा, अभी NDRF टीमें जो है वो लगी हुई है, ताकि रास्ते को जल्द से जल्द साफ किया जाए और फिर से श्रद्धालुओं को जो है आगे जाने की अनुमति दी जाए। अब ये देखना बाकी है कि मौसम विभाग का भी कहना है कि 18 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक पूरे देश भर में जो है फ्लैश फ्लड्स और उसके साथ साथ तेज़ बारिश, तेज़ हवाएं देखने को मिल सकती है। वो उससे कितना इम्पैक्ट जो है इन डिवोटीज़ पे पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और आने वाले समय में जब रास्ता क्लियर होगा, फिर से एक बार डिवोटीज़ जो है वो दर्शन के लिए उनको आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। इंडिया डेली 24/7 के लिए नासिर खान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।